पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान के खान है आप। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। तहरीक इंसाफ का तीमर गरम में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने। करप्शन केसेस खुलने पर हुकूमत गिराने की धमकियां देने वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। हुकूमत तो छोटी चीज है, जान भी देना पड़ी तो चोरों को नहीं छोड़ूंगा, वजीर आजम का खिताब। ये जो 3 डाकू हैं, ये मेरे से क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं मेरे से? NRO। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके मुझे मौका दिया। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। फजलुर रहमान, जरदारी और शहबाज शरीफ की एक ही यॉर्कर से विकेटें गिराऊंगा। ऑपोजिशन रहनुमा नोटों के थैले लेकर अरकान असेंबली के पीछे फिर रहे हैं। ताकतवर को कानून के ताबे बनाना हमारा मंशूर है। कभी किसी के सामने झुका हूं ना अपनी कौम को झुकने दूंगा, इमरान खान। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना कप्तान का मिशन। हर शहरी के पास सेहत कार्ड की सूरत में 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है। किसानों की फलाह के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एहसास राशन के तहत 2 करोड़ खानदानों को सब्सिडी दी जा रही है। पाकिस्तान में दुबई से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, वजीर आजम इमरान खान। पाकिस्तान की तरफ अगर देखेगा अग्रेशन के लिए, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पुलवामा के बाद जब बालाकोट पे अटैक हुआ तो जो पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पांस था, एक सारी दुनिया में पैगाम गया कि हमारे में पूरी कैपेबिलिटी अपनी हिफाजत करने की। दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब एक और कदम। पाक फजाइया के बीड़े में जदीद लड़ाका तैयारे J-10C की शमूलियत। मल्टी रोल तैयारा बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मुल्क की दिफा को इस कदर मजबूत बनाएंगे कि कोई मैली आंख से न देख सके, वजीर आजम इमरान खान। भारत ने अपने दिफाई निजाम की खौफनाक कमजोरियों का एतराफ कर लिया। मिसाइल का पाकिस्तानी इलाके में गिरना तकनीकी गलती है, वाक़े पर अफसोस है। तहकीकात के लिए आला सतह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी गई, भारतीय वजारत दिफा। वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन और वजीर ममलकत फारूक हबीब की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काफ लीग इत्तेहादी जमात और हम यकसा सियासी सोच रखते हैं। हुकूमत इत्तेहादी जल्द वजीर आजम पर एतमाद का बाज़ाबिता ऐलान कर देंगे, चौधरी फवाद हुसैन। ऑपोजिशन के पास 172 अरकान नहीं, ये लोग अदम एतमाद से फरार चाहते हैं। राय शुमारी के दिन पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस, रेंजर्स और FC के हवाले होंगे, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद। ऑपोजिशन शिकस्त खुर्दा, उनके पास नंबर्स पूरे नहीं, हीले बहानों से छुपने की कोशिश हो रही है, वजीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब। ऑपोजिशन इखलाकी और सियासी दिवालियापन का शिकार है। नंबर गेम में हुकूमत को बढ़तरी हासिल है। इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। मुल्क में रिवायती तालीम के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम का फरोग जरूरी है। स्कूल की सतह पर करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। नौजवान करियर के चुनाव में मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखें, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तलाशी और मुहासरे की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात। 4 कश्मीरी नौजवानों पर काला कानून लागू। रूस का यूक्रेन के साथ रोजाना की बुनियाद पर राहदारी खोलने पर इत्तेफाक। यूक्रेन में कीमियाई हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, CIA का खदशा।
तुर्की और अमेरिका के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, रूसी हमले फौरी रोकने पर जोर। कोरोना की नई किस्म डेल्टा क्रोन सामने आ गई। वायरस डेल्टा और ओमिक्रॉन अक़साम की खुसूसियात का हामिल। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में 17 केसेस रिकॉर्ड। हरीमैन शरीफैन में रौनकें मुकम्मल बहाल हो गईं। 2 साल बाद कोरोना पाबंदियों के खात्मे पर रूह परवर मनाजिर। मकाम इब्राहिम भी ज़ियारत के लिए खोल दिया गया। नमाज जुमा में हजारों अफराद की शिरकत और खुसूसी दुआएं। सीनियर सहाफ़ी और साबिक MDPTV फरहाद जैदी कराची में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहल खाना, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र के लोगों की शिरकत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट कल कराची में शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन। मैच के लिए ऑस्ट्रेलवी 11 का ऐलान। मैच सुबह 10 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम मजबूत बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर मुतमईन। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कहते हैं कि पहले टेस्ट से मायूस नहीं, पाकिस्तानी शायकीन भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के एहसन रमजान एमेच्योर स्नूकर चैंपियनशिप जीत गए। कतर में होने वाले फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को शिकस्त। एहसन रमजान, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद आसिफ के बाद एजाज जीतने वाले तीसरे पाकिस्तानी बन गए। और मौसम बहार की रंगीनियां, कलियां चटकने लगी, महकते फूलों से फजा मुअत्तर। दरख्तों पर नई कौंपलों के दिलकश नजारे, शाखों ने खूबसूरत रंग ओढ़ लिए। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए PTV न्यूज के साथ। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत प्रोग्राम में शमूलियत करने वाले करियाना स्टोर मालकान को दिया जाएगा सब्सिडी की रकम पर 8% मुनाफा। 48 घंटों में रकम की बगैर टैक्स बैंक अकाउंट पे मुंतकली। आए, हुकूमत का साथ दें और इस कार खैर का हिस्सा बने। अपनी करियाना की दुकान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एहसास राशन रियायत मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर करवाएं या नेशनल बैंक की किसी भी करीबी ब्रांच से राब्ता करें। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएंगे अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने लोअरदीर में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इस बात को वाज़ेह किया कि करप्शन केसेस खुलने पर हुकूमत गिराने की धमकियां देने वालों को NRO नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक ही स्विंग यॉर्कर से तीनों डाकुओं की विकटें उड़ाऊंगा। मोहम्मद नवीद अजहर से तफसील जानते हैं। तैयार हो, पाकिस्तान की आन है आप,
पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान के खान है आप। बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इन 3 सियासी डाकुओं की वजह से पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में नहीं। 3 स्टूजेस हैं, ये जो 3 इकट्ठे हो गए हैं, 35 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। अगर आज हमारे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत नहीं, इन तीनों की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को मकरूज किया। इन्होंने जाके जो भी बड़े बड़ी पावर थी उनके सामने झुके। इनके पिछले 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक हुए, हमारे शहरी मारे गए, हमारी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, बेकसूर लोग मारे गए। ये 2 जरदारी और नवाज शरीफ जो इख्तिदार में थे, एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की। ये क्यों नहीं इन्होंने मजम्मत की? क्योंकि इनके अरबों अरबों रुपए और असासे बैरूनी मुल्कों में पड़े हुए हैं। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की फौज उम्मत मुसलमान की मुनज़्ज़म और ताकतवर तरीन फोर्स है। ये तीनों सियासी डाकू मुल्क के दूसरे इदारों को तबाह करने के बाद फौज के पीछे पड़े हैं। आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है, उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। आज आप मुसलमान दुनिया में देखें, तबाह हुए मुसलमान मुल्क, इराक देखें, सीरिया देखें, लिबिया देखें, सोमालिया देखें, हमारे अफगानिस्तान देखें क्या हुआ। तो जब एक मुल्क के पास ताकत नहीं होती अपनी हिफाजत करने के लिए, वो आजाद नहीं रह सकते। आपने तो अदालतों के ऊपर अटैक किया, मीडिया के ऊपर लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की, भगौड़ा भी है और वो झूठा भी है। पहले झूठ बोल के गया कि मुशर्रफ के मैंने कोई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अब झूठ बोल के गया है कि जी मेरी तो तबीयत बहुत बुरी है, मैं तो मरने लगा हूं, अगर मैं बरतानिया ना गया तो मैं मर जाऊंगा। तो तब क्या? वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी की पूरी सियासत 2 नंबरी और बदनवानी के किस्सों से भरी है। छांगा मांगा की सियासत शुरू की, सियासतदानों की कीमतें लगाई। नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ, जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया, जो कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। क्या वो ठीक करेगा फौज, या वो जिसने अमेरिकन एम्बेसडर के पास बैठ के कहा, एन पैटरसन को, उसने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मुझे भी एक मौका दे दो। और या वो आसिफ जरदारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी, पाकिस्तानी फौज को ठीक करेगा। छोटा शोबा शरीफ कहता कि इमरान खान ने बड़ा गलत किया कि वो यूरोपियन यूनियन को उसने उनकी मजम्मत की। शहबाज शरीफ टाई पहन के उनको कहता है, सर मुझे मौका दे, मैं आपकी बड़ी अच्छी खिदमत करूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना था। ये कलमा इंसान को गैरत और हमीयत सिखाता है। सिर्फ एक खुददार कौम की दुनिया इज्जत करती है। मेरा मंशूर देख लो, मैंने 3 चीजें कही कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को एक खुददार कौम बनाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अमल करेंगे कि सिवाय अल्लाह हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दूसरा, हम अपने मुल्क को एक फलाही रियासत बनाएंगे। और तीसरी चीज कि हम अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का कानून लेके आएंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि डी चौक में एक बड़ा अवामी इज्तिमा करेंगे, जिसका मकसद चोरों को ये बताना होगा कि कौम जिंदा है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, लोअर दीर की आवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होगी। जलसे से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। लोअर दीर के इलाके तेमरग्राह में जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बरादरी देखे कि भारतीय इक़दाम से एक्सीडेंटल वार के खतरात पैदा हुए हैं। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारतीय जहरीत का भरपूर जवाब दिया था। नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि अभी नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई, तुम्हें और तलब हो गई। ये जो हरकत उन्होंने की है, क्या इससे एक्सीडेंटल वॉर का खतरा नहीं है? पाकिस्तानी कौम, ये तुम्हें बड़े अरसे के बाद एक खुददार
पाकिस्तानी लीडर मिला है जो न बिकता है न झुकता है। और नरेंद्र मोदी सुन लो, आज पाकिस्तान का वजीर आजम साड़ियां देने वाला नहीं, इमरान खान है। वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि माजी की हुकूमतों में पाकिस्तान की सालमियत पर हमले होते रहे, लेकिन हमारी हुकूमत में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। हमें मुखालफीन की आंखों में आंखें डालकर बात करना आता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि कसीर तादाद में जलसे में शिरकत करके तैमरगरा के अवाम ने वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तैमरगरा में बेशुमार तरक्याती मंसूबे दिए हैं। जो आपके काम है, दीर मोटरवे मेरे आपसे वादा है, इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। दीर का मेडिकल कॉलेज है, इंशाल्लाह इसी साल कंप्लीट होगा। यूनिवर्सिटी एक कैंपस से मैंने उसको यूनिवर्सिटी की अपग्रेडेशन दे दी है। तिमरगरा की वाटर सप्लाई की स्कीम है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है आपकी, और कुमराड की आपकी ITCs है, ये सब मुझे पता है, ये मैं आपके लिए जरूर करूंगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। करप्ट टोला कभी अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान पर करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब ने इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि काफ लीग और PTI इत्तेहादी और यकसां सियासी सोच रखते हैं। कानून बनाना पार्लियामेंट और हुकूमत का काम है। चौधरी परवेज इलाही से पिक ऑर्डिनेंस पर भी बात हुई। पॉलिसी डिसीजंस हैं वो हुकूमत को ही लेने चाहिए और ये एक सियासी फ़ैसले होने चाहिए, ना कि एक जुडिशल फ़ैसले होने चाहिए। और लॉ बनाना जो है वो बहरहाल पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का, हुकूमत का काम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कायद आज़म है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम एक इत्तेहादी हैं और हम इत्तेहादियों ही जैसी सोच रखते हैं। और जो भी बड़े फ़ैसले होने हैं आगे चल के, उसमें PMLQ और PTI जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और इंशाअल्लाह ताला हमने जो भी रिजर्वेशंस हैं PMLQ की काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। जो एक छोटी मोटी है वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो एक ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है, इस इजलास को बुलाने से पहले तमाम इत्तेहादी जो हैं वो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे वज़ीर आज़म के कॉन्फिडेंस देने की, और इससे ये सारी जो एक फ़ज़ा है ये ख़त्म हो जाएगी। अलीम खान साहब हो, जहांगीर तरीन साहब हो, हम उन्हें PTI का हिस्सा तस्वर करते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय ज़म को एक बार फिर खाक में मिला दिया है। J10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत से भारतीय बढ़तरी का दावा खत्म कर दिया। मर्ज़ पाकी हवाई फौज उकाब है, उकाब है, उकाब है, उकाब है। सुने आसमान पर मोहब्बतों की कहकशां, हमारे शहपरों के साए हैं आशियां, हमारे शहपरों के साए हैं हमारे आशियां। हम अपने शहर शहर में वफा की लहर लहर में, हम अपने शहर शहर में वफा की लहर लहर में। मिसाल नगमे अज़ां, मिसाल नगमे अज़ां, मिसाल नगमे अज़ां, सदाए शोलताब है। और नाज़रीन, मुल्की दिफा मजबूत से मजबूत तर, पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में जदीद तरीन J10C तैयारों के स्क्वाडन का इजाफा किया गया है। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि दिफाई लिहाज से मजबूत मुल्क ही अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत बरकरार रख सकता है। अपने दिफा को इस कदर मजबूत करेंगे कि कोई भी मैली आंख से न देख सके। रिपोर्ट कर रहे हैं असद यार खान। जदीद लड़ाका तैयारे J10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत की तकरीब मिनास एयरबेस कामरा में हुई। 4.5 जनरेशन का हामिल J10C तैयारा चीन का तैयार करदा है। मल्टी रोल तैयारा बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। J10C लड़ाका तैयारा चीन और पाकिस्तान की लाजवाल दोस्ती की भी उम्दा मिसाल है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने जदीद लड़ाका तैयारे J10C की शमूलियत पर कौम को मुबारकबाद पेश की
انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے. قوم اور مسلح افواج کی یکساں سوچ ملک کی مضبوطی کی علامت ہے. ایک آزاد ملک تو صرف آزاد رہ ہی تب سکتا ہے, خوددار رہ ہی تب سکتا ہے جب وہ اپنی وہ حفاظت کر سکے. ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں, باہر سے ریمیٹنس ہمارے پاس آ رہی ہے, ویلتھ کریشن ہو رہی ہے پاکستان میں. جیسے جیسے ہمارا پیسہ بڑھے گا, ملک کی آمدنی بڑھے گی, تو دو طرف ہمارا پیسہ جائے گا. پہلی پرائیورٹی کہ اپنے ملک میں غربت کم کرنے, اور دوسرا انشاءاللہ اپنے ڈیفنس کے اوپر ہم خرچ کریں گے. وزیر اعظم نے ریکارڈ مدت میں J-10C لڑاکا طیاروں کی فراہمی پر چین کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی قوم کے مضبوط عزم کا مظہر ہے. وار آن ٹیرر کے اندر چیلنجز ہمارے سامنے آئے, جس طرح ہماری آرم فورسز نے اور پبلک نے جس طرح یہ سامنا کیا, تو یہ ایک دنیا کے اندر ایک پیغام گیا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنی حفاظت کر سکتا ہے. نئی ٹیکنالوجیز کے اصول میں مسلح افواج کی دلچسپی کو خوشائن قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں عالمی معیار کے ادارے قائم کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے. ملک میں ہونے والی اصلاحات کے نتیجے میں اب بیرون ملک ہونہار پاکستانی اپنے وطن کو ترجیح دیں گے. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے J-10C لڑاکا طیاروں کی شمولیت کو ایک تاریخی موقع قرار دیا. انہوں نے کہا کہ معاشی چیلنجز کے باوجود دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے میں حکومت پاکستان کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا کہ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی امیدوں پر پورا اتری ہے, مزید خوشخبریاں دیتے رہیں گے. وزیر اعظم عمران خان J-10C لڑاکا طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی تقریب میں مناس ایئر بیس پہنچے تو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے ان کا استقبال کیا. وزیر اعظم کو اعزازی گارڈ نے سلامی دی. وزیر اعظم نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. پاکستانی پرچم کے سبز اور سفید رنگ کی فارمیشن میں پاک فضائیہ کے شیر دل اسکواڈرن نے فلائی پاسٹ کیا. زمین سے 250 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے معراج لڑاکا طیارے نے وزیر اعظم کو سلامی پیش کی. فلائی پاسٹ میں معراج طیارے F-16 کا فائٹر اسکواڈرن اور ملک میں تیار کیے گئے JF-17 تھنڈر طیاروں نے مختلف فارمیشنز میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا. فلائی پاسٹ میں J-10C طیاروں نے بھی حصہ لیا. یہ طیارے چین اور پاکستان کی دوستی, اعتماد اور بھائی چارے کا ثبوت ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے لڑاکا طیارے J-10C کا معائنہ کیا. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ سنگل انجن ڈیلٹا ونگز کا حامل یہ طیارہ جدید ایویونکس سے لیس ہے اور ہر موسم میں آپریشن کی صلاحیت رکھتا ہے. F-16 طیاروں کے بعد J-10C طیارے نئی جنریشن کے حامل ہیں اور چین نے 8 ماہ کی ریکارڈ مدت میں پاکستان کو فراہم کیے ہیں. اسد یار خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اور بھارتی وضاحت میں دفاعی نظام کی خوفناک کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف. وضاحت دیتے ہوئے بھارتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گرنے والا میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا. اور اسی کے پیش نظر وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے ٹویٹ کیا کہ بھارت کا یہ کیسا دفاعی نظام ہے جن کو اپنے میزائلز پر کنٹرول ہی نہیں. عاصم رضوان سے تفصیل جانتے ہیں. 3 دن بعد بھارتی وزارت دفاع نے میزائل حادثاتی فائر ہونے کا کہہ دیا. بھارت نے حادثاتی فائر کی نوعیت کی وضاحت بھی نہیں کی. بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائل مینٹیننس کے دوران تکنیکی خرابی کی وجہ سے فائر ہوا. حکومت نے معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کے لیے کورٹ آف انکوائری تشکیل دے دی ہے. غلطی سے میزائل فائر ہونے کا واقعہ نہایت افسوسناک ہے, تاہم حادثے میں کسی انسانی جانی نقصان کا نہ ہونا باعث اطمینان ہے. بھارتی پراسرار نامکمل وضاحت سے معاملہ الجھ کر سنگین سوالات کو جنم دے گیا. کیا یہ پاکستان کی تیاریوں اور رد عمل کو جانچنے کے لیے جان بوجھ کر فائر کیا گیا یا یہ واقعی ایک تکنیکی خرابی تھی؟ کہیں کسی جنونی آپریٹر نے تو یہ میزائل فائر نہیں کیا. RSS سے متاثر انتہا پسند کی جانب سے ایٹمی میزائل فائر کرنے کا امکان اب بھارت میں ایک سنگین خطرہ بن گیا ہے. اس واقعے سے بھارت کے نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول پر سنجیدہ سوالات نے جنم لیا. ایسے واقعے سے بھارت میں ریڈیو ایکٹیو مواد کی چوری کے کیسز پہلے ہی ناقص نیوکلیئر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو ظاہر کر چکے ہیں. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کا کیسا دفاعی نظام ہے جس کو اپنے میزائلز پر کنٹرول ہی نہیں. وزیر مملکت نے اپنے ٹویٹ میں دنیا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ کیا بھارت کے دفاعی نظام میں اتنی سکت ہے کہ اس قسم کی اور ایٹمی میزائلز کو سنبھال سکے.
उनका मजीद कहना था कि भारतीय दिफाई निजाम की कमजोरियां खित्ते के अमन के लिए भी खतरा है। 9 मार्च को भारतीय इलाके सिरसा से फायर होने वाला सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तानी हदूद में मियां चन्नू के पास गिरा था। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पाक फिजाइया के एयर डिफेंस सेंटर ने 104 किलोमीटर भारत के अंदर से पाकिस्तानी हदूद में मियां चन्नू तक 260 किलोमीटर मुकम्मल मॉनिटर किया। इस हवाले से DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने न्यूज ब्रीफिंग में बताया था कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गैर मुसल्ले था, ताहम 40,000 फुट की बुलंदी पर यह मिसाइल भारतीय और पाकिस्तानी हदूद में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के 2 मसरूफ रूट्स के बहुत करीब था। DGISPR का यह भी कहना था कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए हरदम तैयार हैं। उन्होंने पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हुए भारत से इस संगीन गलती की वजाहत भी तलब की थी। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मुआवनी खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। बहुत जल्द डी चौक इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करेंगे। मुआवनी खुसूसी की इस्लामाबाद में मीडिया से क्या बातचीत हुई, तफसील बताएंगे यासिर हुसैन। माविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि माजी में जो लोग एक दूसरे को गालियां देते थे वो आज जाती मफाद की खातिर इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने अपनी सियासत के लिए अफवाज पाकिस्तान जैसे अदारे को भी बदनाम करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपोजिशन में होते थे एक दूसरे के। अपोजिशन के दौरान कहते थे पेट फाड़ देंगे, जरदारी, मदारी, लुटेरे, डाकू, चोर, गंदी गालियां तक ये दे जाते थे असेंबली में। जर्नैलों के नाम ले लेके उन्हें गालियां दी जाती हैं, उन्हें बुरा भला कहा जाता है। मरियम और उसका वालिद कर क्या रहा है, एक भगौड़ा जो यहां से भाग के गया हुआ है, वो गुजरांवाला के जलसे में पाकिस्तान के जर्नैलों को गालियां दे रहा है और टेलीविजन कह रहा है पाकिस्तान में इनकलाब आ गया। शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन कोशिश कर रही है कि वजीर आजम को नाकाम बनाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। वजीर आजम उनके साथ सख्ती बरकरार रखेंगे। अपोजिशन की गालियों और बकवास का उसी जबान में जवाब देंगे। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं, ये बदतमीज लोग हैं। इनके साथ वही जुबान इस्तेमाल की जाएगी जो ये करते हैं। आप गाली निकालेंगे तो आपका मुंह तोड़ा जाएगा, आप किसी इदारे पे बकवास करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। ये बात दुरुस्त है कि इन्होंने हमला कुछ बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर बहुत शदीद किया है। इन्होंने पैसा बहुत चलाया है। इन्होंने 15-15, 20-20 करोड़ में एक बंदे को खरीदने की कोशिश की है। इंशाल्लाह इनको सरप्राइज एक नहीं कई देंगे। माविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन ने जो गड्ढा खोदा है खुद उसी में गिरेंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अदम एतमाद जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन अपोजिशन अब राह फरार इख्तियार कर रही है। राय शुमारी के दिन पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस को रेंजर्स और FC के हवाले कर रहे हैं। मजीद तफसील क्या है, जानते हैं फहद जावेद से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के लिए बुरा वक्त आने वाला है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी अदम एतमाद की सूरत हाल होनी है, इनकी जूतियों में दाल बटनी है। ये उल्टे पास बरेली को बातें कर रहे हैं। जो बिलावल ने जबान कल इस्तेमाल की है इमरान खान के खिलाफ, अगर वो जबान आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा? फिर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे। आज जो मैं अहम बात करना चाहता हूँ, ये अदम एतमाद को सबोटाज करना चाहते हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि कोई गलत फहमी का शिकार ना रहे, कानून सबके लिए बराबर है। इंसारुल इस्लाम निची मलेशिया है जिसको कलअदम करार दिया जा चुका है। खुदा न खास्ता अगर इस्लामाबाद में कोई वाक़या हो जाता है तो मैं सिर्फ फजलुर रहमान साहब को समझाना चाहता हूँ कि फजलुर रहमान साहब, आप पहले भी धरने में आए, इन दोनों पार्टियों ने आपको इस्तेमाल किया। आप खुदा और रसूल के वास्ते इन दीनी मदरसे के तुलबा को इस्तेमाल ना करें। जो आदमी कानून को इख्तियार में लेगा, मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है और कितना बड़ा पार्टी का हेड है। बाद में अदम एतमाद वाले दिन उनको ला के उनका वोट दिलवा दूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया कि इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू से दहशतगर्दों का एक बड़ा ग्रुप पकड़ा गया है, जिससे तहकीकात जारी हैं। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, अपोजिशन इखलाकी और सियासी दिवालियापन का शिकार है। सियासी इंतशार पैदा करने वाले नाकाम रहेंगे। लाहौर में सूबाई काबीना के अरकान और अराकीन असम्बली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं और हर किस्म की साजिश नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नंबर गेम में हुकूमत को बढ़तरी हासिल है, आवाम की खुशहाली का सफ़र जारी रखेंगे। 13, 14 और 15 मार्च को इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन होगा, जिसमें समंदर पार पाकिस्तानी दरीना मसाइल के हल और तरक्याती अमल में शामिल करने के लिए इक़दामात पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करेंगे। तफसीलात बताएंगे ज़िशान भट्टी। 13, 14 और 15 मार्च को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा कन्वेंशन होगा। वजीर आजम इमरान खान 15 मार्च को ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरख हबीब ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल चैप्टर के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान को वजीर आजम बनाने में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कलीदी और अहम किरदार अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का माजी की हुकूमतों को पैसा अच्छा लगता था, उनकी सर्विसेज अच्छी लगती थी। जब वो बैरून मुल्क यहाँ से कोई बैरून मुल्क जाता था तो उनकी आओ भगत करते थे, वो मेहमान नवाजी अच्छी लगती थी, लेकिन उनको कोई बाख्तियार बनाने के लिए तैयार नहीं। लेजिस्लेशन लेकर आए, कानून साजी की, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हमने उनको वोटिंग राइट फराहम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल चैप्टर के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी सियासत में शामिल करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इसलिए भी आए हैं कि हम ये कन्वे करें अवाम पाकिस्तान को कि आपको इस वजीर आजम का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम सबको, जिसने इस पाकिस्तान को यहाँ तक 3 साल में लेके आए हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरख हबीब ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करते हुए कहा कि सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें होती रहती हैं, इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इमरान खान आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं। हमने यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए काम किया है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि करप्शन ने मुल्क को खोखला कर दिया है, जबकि फेक न्यूज़ से नौजवान नस्ल को सबसे ज्यादा खतरा है। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के ज़रिए एहतमाम कैरियर गाइड एक्सपो के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियत याफ्ता अफराद की जरूरत है। इस शोबे की वजह से नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैरियर के चुनाव में मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखना चाहिए। कैरियर कैसे चुना जाएगा? कैरियर इस चीज से जाएगा कि मांग किस चीज की है, आपका एप्टीट्यूड क्या है। तो एप्टीट्यूड ज़रूरी है, एप्टीट्यूड के साथ साथ पैशन। ये पैशन के बगैर दुनिया नहीं चलती। शौक़ हो, जज्बाती कैफियत हो कि नहीं ये मैंने काम करना है। और इस वक्त ये मत समझो कि कैरियर्स लिमिटेड हैं, हज़ारों सैकड़ों कैरियर्स हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को इतनी सख्त ज़रूरत है लोगों की। 8 करोड़ लोग चाहिए सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सदर मुमलिकत ने तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, इसलिए वो इल्म के हसूल पर खसूसी तवज्जो दें। 3 रोज़ा एक्सपो में हायर एजुकेशन कमीशन में तलबा की करियर काउंसलिंग के लिए 70 से जायद इदारों ने एक्सपो में स्टॉल लगाए हैं। तकरीब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स समेत माहिरीन तालीम और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन और मुनफरिद मौका होगा कि वो अपने सामने मौजूद मुतादिद शोबों के बारे में वाकफियत हासिल कर सकेंगे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि स्वात में सियाहती शोबे की तरक्की के बेपनाह इम्कानात हैं, जिनसे इस्तेफादा करके मौशी सरगर्मियों को फ़रोग़ और रोज़गार के मौके पैदा किए जा सकते हैं। ईवान सनअत और तिजारत स्वात के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सियाहती शोबे की तरक्की के लिए कोशां है, बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ कारोबार के लिए सरमाया भी फराहम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि नौजवानों को होटलिंग और सियाहती शोबे में तरबियत फराहम करने की ज़रूरत है। स्वात चैम्बर के वफ़द ने सदर मुमलिकत को अपने मसाइल से आगाह किया, जिनके हल के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई गई।
9 मार्च को एक बहुत ही अनहोना और ख़तरनाक वाक़या पेश आया। हिंदुस्तान की सरजमीन से एक सुपरसोनिक मिसाइल 40,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ करता हुआ 250 किलोमीटर परवाज़ करके पाकिस्तान की सरजमीन पे मियाँ चुन्नू के पास आके गिर गया। आज 2.5 दिन बाद हिंदुस्तान की हुकूमत को यह तौफीक हुई कि वो हमें और दुनिया को एक स्टेटमेंट के ज़रिए ये बताएं कि जी वो हमारा मिसाइल था, जो पाकिस्तान ने बात दुनिया को बता दी कल पब्लिकली। आज वो तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा मिसाइल था और माफ़ कीजिएगा गलती से वो चल गया, हम तो उसकी सफाई कर रहे थे, मेंटेनेंस कर रहे थे और वो चल गया और चल के पाकिस्तान की तरफ ही उसका रुख हो गया और वो यहां आके गिर गया। ये वो मुल्क है जो जौहरी ताकत है, जौहरी हथियार रखता है, दुनिया को प्रचार करता है कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाता है। और बदकिस्मती से दुनिया ने भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं इस गलत फहमी में कि हिंदुस्तान उनका हलीफ है और शायद वो कोई खड़ा हो रहा है चाइना के ख़िलाफ़। खैर वो भी पिछले कुछ दिनों की जितने वाक़यात हैं उन्होंने वो भी उस बात को भी झूठ साबित कर दिया। लेकिन बात ये है और दुनिया से पूछने वाली बात ये है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसका मिसाइल चल गया, वो कहता है वो उस परवाज़ की वो सतह थी कि वहाँ कमर्शियल जहाज़ उड़ते हैं, वो उनको ख़तरा हुआ और इन्होंने तकलीफ़ तक नहीं की, जो कि एक नॉर्म है सारी दुनिया में। और हमारे साथ भी बहुत दफ़ा इस तरह की बात कर चुके हैं कि हम अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई है तो फ़ौरन इत्तला करें पाकिस्तान को, ताकि जो भी हमने अपनी प्रिकॉशन लेने हैं और इंश्योर करना है कि इसमें कोई नुकसान ना हो वो हम कर सकें। ये तौफीक भी नहीं हुई। अब हमने बार बार दुनिया को ये बात बावर कराई है कि ये एक मोदी सरकार एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी है, ये किसी मंतक से नहीं चलते, ये ऐसी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं जिनमें इनको खित्ते की स्टेबिलिटी का कोई ख्याल नहीं है, अपने लोगों का कोई ख्याल नहीं है। ये वो मुल्क है जिसकी इसी हुकूमत ने 2019 में पाकिस्तान पे एक और न्यूक्लियर स्टेट पे बमबारी की और वो तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद जो हुआ और जो उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन क्या दुनिया अब नहीं जागेगी कि हिंदुस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट कैसे हो सकता है? वो मुल्क जहां पिछले 2 साल में 12 दफा यूरेनियम की चोरी हुई, लोग सड़कों पे पकड़े गए, उनको अरेस्ट किया गया कि वहां से यूरेनियम चोरी हो रहा है और दुनिया में हमारी वो नुक्ताचीनी करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई छोटा वाकया नहीं है। मैं ये दुनिया के सामने बात रखना चाहता हूँ, अपनी आवाम के सामने रखना चाहता हूँ, मुतालबा करना चाहता हूँ कि इसको इन्वेस्टिगेट करें कि क्या वो जो बात कर रहे हैं वो सच्ची भी है कि नहीं। क्या वाकई ये एक ऐसा एक्सीडेंट था, गलती से हो गया, जिससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ये कोई खिलौना नहीं है जो उड़ के आया है। लेकिन क्या ये इतनी ही बात है या इसमें और कोई इनकी सोच है, कोई सिनिस्टर प्लॉट है और कोई और बात हुई हो? ये चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी दुनिया को। हिंदुस्तान इस पूरे खित्ते के लिए, बल्कि इस तरह के वाक़यात से तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब दुनिया की आंखें खुल जाएंगी। ये मामला अब छोटा मोटा नहीं है। हम तो बार बार बात करते हैं जो उनका सलूक है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ वो निहत्ते कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं। ये मामला तो उधर पहुंच गया कि ये भी समझ आ गई कि ये रियासत तो अपने दिफाई सिस्टम जो हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, उनकी समझ बूझ नहीं रखती। तो इससे बड़ा ख़तरा तो दुनिया में नहीं हो सकता। अब ये सोचें कि अगर ये कहीं और दुनिया में हो रहा होता, किसी वस्ती दुनिया के मुल्क में हो रहा होता, तो इस वक्त क्या बात हो रही होती और क्या गुजर रही होती और क्या तज्ज़िये हो रहे होते। तो उसी तरह इस खित्ते का भी ख्याल करें। और ये चीज़ बिल्कुल इसको अब देखना चाहिए, ये वन ऑफ चीज़ नहीं है। पहले कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर बमबारी हुई, अब ये चीज़ हो गई। तो ये मुल्क तो इस काबिल ही नहीं है कि इस तरह की चीज़ें मैनेज कर सके। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस चीज़ पे आंखें बंद की जाएं। ये एक बहुत सीरियस वाक़या है और हिंदुस्तान पे वही कड़ी तनकीद, वही नुक्ताचीनी, वही सवालात और वही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो किसी और मुल्क पे होती अगर ऐसी कोई चीज़ वहाँ सामने आई होती।
On 9th of March, a supersonic projectile from India flew 250 kilometers at 40,000 feet, crossed over, landed in Pakistan. The Indian government did not bother to inform Pakistan when this happened. The height of this missile was such that commercial airliners were flying and do fly at that height. So civilians were directly threatened. It could have landed anywhere on the ground and caused massive damage. It took India 2.5 days, and that too after Pakistan had revealed this and shamed India into acknowledging that it was their missile. And now they say that it was simply a technical malfunction during maintenance. Even if I were to accept that, I really want to ask whether this is a country that can manage a capability like nuclear weapons responsibly. Is this a country that can be trusted when we know that in the last 2 years there have been multiple incidents of uranium theft? People have been arrested in India for that. This is a regime that decided to bomb another nuclear country in 2019. Indian planes flew and struck within Pakistan only to get a response that any self-respecting nation would give. Is this a country that seems like it cares about regional stability in a nuclear environment? Pakistan has been calling on the world again and again to look at India's irresponsible behavior, and frankly, the behavior that behooves only of a rogue state. This is a country that has gone after its own citizens. We've called on the world to look at what is happening in the illegally occupied territory of Kashmir. But today we are talking about an incident that frankly, if it had happened anywhere else in the world, the entire international focus would be on it. We are seeing a country unable to manage its high-end technology. We are seeing a country that essentially cannot be considered safe and sound and responsible when it comes to managing its own arsenal, managing and supporting stability in the region. The world must consider looking at this incident very closely. First of all, to ascertain whether India is even speaking the truth, whether this was a mistake, as devastating as this mistake could have been, or is there something more to it? And where are we going with this? If the world keeps its eyes closed now to manifest irresponsibility of a state that has a nuclear capability, I'm not sure what message we are giving in terms of the demand and the sincerity towards peace and stability, not only in South Asia and in the world. We are unfortunately dealing with a rogue actor. We are dealing with a regime that has proven its recklessness, and it is time for everybody to wake up, not only for Pakistan's sake, not only for South Asia's sake, but for the sake of global peace and stability. नाज़रीन, मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर उम्मीद यूसुफ भारत की वजारत दिफा के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। उनका यह कहना था कि ये कैसा मुल्क है कि मिसाइल चल गया और उनको पता नहीं चला, और अब 3 दिन के बाद ये लोग वजाहतें दे रहे हैं। एक बहुत संजीदा मामला है, इनकी वजाहत भी मशकूक है। नाज़रीन, खबरनामे में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। चलो सहेलियां दे संग मेले दे रंग साडे
اور ناظرین بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پاکستان کو چوتھے صنعتی انقلاب کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ زر مبادلہ کمانے کے لیے آئی ٹی کے شعبے میں انسانی وسائل کی تربیت اور مہارت پر توجہ دینا ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں پاکستانی نیاد امریکیوں کو آئی سی ٹی شعبے میں شامل کرنے سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ سلیکون ویلی سے ممتاز پاکستانی کاروباری شخصیات اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ شرکاء کو پاکستان نیشنل سیمی کنڈکٹر پلان پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے امریکہ میں مقیم آئی ٹی ماہرین کو سرمایہ کاری میں سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں تعاون کا یقین دلایا۔ اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے مشن پر گامزن ہیں۔ شیخوپورہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلنے کا حساب دینے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکامی سے دوچار ہوگی۔ ورکرز کا جوش و خروش مخالفین کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں سی سیاست دی، لیکن وہ سیاست صرف اس واسطے آیا کہ یہ جڑا چوراں دا ٹولا ہے وہ جڑے واریاں لے رہے ہیں، ایک واری لیندے نے پھر دوسری واری آ جاندی ہے، پھر تیسری دی واری آ جاندی ہے۔ فضل الرحمان دی لٹ مار، شہباز شریف دی لٹ مار، انہاں سارے دی لٹ مار ختم ہوئی ہے۔ بڑی تکلیف ہے انہوں نے اس چیز دی۔ یہ تہاڈا میرا پیسہ ہے، یہ تہاڈے میرے کولوں لٹ مار کے گئے نے اوتھے، یہ کوئی جدی پشتی نہیں ہے۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ آپس میں اعتماد نہ کرنے والے تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی مہم جوئی ناکام ہوگی۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تفصیلات بتائیں گے سہیل جمالی۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ اپوزیشن ملک میں انتشار چاہتی ہے اور اس کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مخالفت میں اپوزیشن غیر شائستگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جس طرح کی زبان فضل الرحمان صاحب نے استعمال کی، وہ کسی بھی عالم دین کو تو چھوڑیں، ایک عام آدمی بھی اس طرح کی گفتگو کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں، چاہے آپ حکومت میں ہوں، آپ نے نہ تو اسلام کے لیے کچھ کیا، نہ دین کے لیے کچھ کیا، اور نہ آپ نے ملک کے لیے کچھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی یہ بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کے بدعنوان سیاستداں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے متحد ہو جائیں گے۔ کیا ہوئے آپ کے سوئس اکاؤنٹس کا آپ جواب دیں، آپ سرے محل کا جواب دیں، آپ اومنی گروپ کا جواب دیں، بجائے اس کے آپ نکل پڑے ہیں اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے۔ سندھ کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس سے قبل کراچی میں قومی ادارہ بحریات میں اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی سید شبلی فراز نے کہا کہ ادارے کے تحت جدید لیب کا قیام خوش آئند ہے اور وزیر اعظم کے پرفارمنس ایگریمنٹ کے تحت یہ منصوبہ سمندری پانی کی خشکی میں مداخلت، سطح سمندر میں اضافے، ساحلی کٹاؤ اور سندھ اور بلوچستان کے ساحلوں پر زمینی کمی کی نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، کامیاب جوان پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس کے تحت 40 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ 36,000 خاندانوں کو براہ راست فائدہ ملا، جبکہ ہزاروں نوجوان کامیاب کاروبار کر رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے نوید حیات۔ کامیاب جوان پروگرام کے پہلے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ ہم نے کامیاب پاکستان پہلے صرف کے پی اور بلوچستان میں کیا تھا، پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کامیاب جوان جس طرح انہوں نے کہا 50 ارب سے زیادہ کہ ہم نے لون دے چکے ہیں، اب اور بھی دیں گے۔ نوجوانوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام سے اہداف مل رہے ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام میں اب ہر ماہ تقریباً 3 سے 4 ارب روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح کامیاب پاکستان میں اربوں روپے ہر ماہ ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے کہ ملک کے نوجوان عصر حاضر کے تقاضوں کے ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ دار بنے۔ کنونشن میں اس پروگرام کے تحت مختلف شعبوں میں قرض اور اسکالرشپ حاصل کرنے والے نوجوانوں کو چیکس بھی دیے گئے۔ اچھا انیشیٹو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا۔ ایک تو یہ آسان بہت ہے، نوجوانوں کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے، ان کو بروئے کار لانے کے لیے یہ پروگرام ہے۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت باہمت نوجوانوں کی معاونت اور سکلز ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ کھیل، کاروبار، تعلیم اور انٹرپرینیورشپ میں بھرپور مدد مل رہی ہے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल की बात करें तो काबिज भारतीय फौज और बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी और मुहासरे की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला जारी रखा और लोगों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया। इलाकों के रिहायशियों ने मीडिया को बताया कि फौजियों ने उनके घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासत किया और इमलाक की तोड़ फोड़ की। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर से मुख्तलिफ सियासी माहिरीन का कहना है कि तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों, घरों में छापों और भारतीय फोर्सेज के एहलकारों और एजेंसियों की तरफ से गिरफ्तारियों का मकसद कश्मीरियों को खौफजदा करना और उनके जज्बा हुर्रियत को कमजोर करना है। काबिज इंतजामिया ने गुज़श्ता साल अगस्त में श्रीनगर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस के दौरान भारत मुखालिफ नारे लगाने पर 4 कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक काले कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि मकबूजा कश्मीर की जमीनी सूरत हाल इलाके में क़याम अमन के भारतीय हुकूमत के दावों के बरअक्स है।